यात्रियों के नज़रिए से। देखिए इस चैप्टर में हम लगभग 35 प्लस यानी 38 या 40 के करीब क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। देखिए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक के लगभग सभी चैप्टर के हमने क्वेश्चन पहले से कराए हुए हैं, लेकिन लास्ट ईयर कुछ चैप्टर डिलीट थे, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो वो चैप्टर के क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के जाना है, वहाँ पे एक लिंक दूंगा प्लेलिस्ट का, आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं, आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 है हमारा यात्रियों के नज़रिए से, और आप हंसते हैं तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए महिलाओं और पुरुषों ने डैश से प्रेरित होकर यात्राएं की थी। ठीक है, किस चीज से प्रेरित होकर यात्राएं की थी, आपको मैं कुछ ऑप्शन दूंगा, उन ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कार्य की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, व्यापार और तीर्थ यात्राओं के लिए, या है लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि देखो कार्य की तलाश में भी यात्रा करते थे, प्राकृतिक जो आपदाएं थी उससे बचने के लिए भी करते थे, व्यापार के लिए भी यात्रा करते थे, तीर्थ यात्री के रूप में भी यात्रा करते थे, साहस की भावना से प्रेरित होकर भी यात्रा करते थे। तो ये सारे इसके सही है। ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हो, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अल बरूनी कहाँ से आया था। अब आपके सामने ऑप्शन रख देता हूं मैं, एक बार ध्यान से देखिए, मोरक्को से आया था, फ्रांस से आया था, हेरात से आया था, या उज्बेकिस्तान से आया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए आपने पढ़ा होगा, अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी हो, चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है, आप उसे भी देखें। इसमें हमने पढ़ा था कि ख्वारिज्म जो था उज्बेकिस्तान, वहां से संबंधित है ये। तो अलबरूनी आप क्या करोगे, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आया था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फ्रांसवा बर्नियर, नाम में ही आपको फ्रांस लग रहा है, तो समझ जाइए कि ये फ्रांस से है। तो आपको एक बार ऑप्शन दे देता हूँ, आप यहाँ देखिए, तो आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ पे फ्रांस, यहाँ से। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि इब्न बतूता कहाँ से आया था। ये 1 मार्क्स में आपके ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ख्वारिज्म, अब ख्वारिज्म तो अभी हम देख चुके हैं, वहां से तो अलबरूनी था, ये तो होगा नहीं, फ्रांस से फ्रांसवा बर्नियर था। ठीक है, तो एक ऑप्शन बच रहा है मोरक्को, मोरक्को से हो सकता है। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। आप पढ़ोगे बुक में तो मोरक्को तंजीर नामक आप स्थान देखोगे, यहाँ पे जन्म हुआ था जिसका, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पतंजलि का व्याकरण पर संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किसने अरबी भाषा में किया। जो देखिए पतंजलि का व्याकरण पर जो संस्कृत ग्रंथ था, उसका जो अनुवाद था वो अरबी भाषा में कर दिया गया था। तो वो अरबी भाषा में जो अनुवाद था वो किसने किया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में देखिए, अब्दुल रजाक, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता और अल बरूनी। ठीक है, 4 आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल बरूनी। ये अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी हो तो वहां पे भी सारी चीजें बताई हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। यूक्लिड कौन थे, इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डीप। अगर पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इसीलिए आपको बिल्कुल डीप पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यूक्लिड कौन थे। ऑप्शन है ईरानी यात्री, फ्रांसीसी चिकित्सक, यूनानी गणितज्ञ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होते थे, ये मैथमेटिशियन होते थे, तो यानी कि आपका यूनानी गणितज्ञ हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 हो गया। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया। यूक्लिड जो कि यूनानी गणितज्ञ थे, इनके कार्य जो थे उसको संस्कृत भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ऑप्शन एक बार सारे रख देता हूँ। अब देखिए, अल बरूनी, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर। तो इसका आंसर होगा अल बरूनी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अल बरूनी कई सारी भाषाओं का ज्ञाता था, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, तो आगे ऐसे क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। आगे देखिए, अल बरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये हम आई थिंक ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान आपने पढ़ा था उस समय, तो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, 973 में हुआ था। तो आपका पहला ही जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, और ये रिपीट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपसे क्या पूछा हुआ है कि अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, इस पे फोकस करना है, यानी नहीं था। देखिए वो सीरियाई भाषा को जानता था, ठीक है, फारसी भी जानता था, हिब्रू और संस्कृत भाषा को भी जानता था, वो इन भाषाओं का जानकार था। पर आपसे ये नहीं पूछा कि किन भाषाओं का जानकार था, वो ये पूछा है कि किसका नहीं था। तो जो यूनानी भाषा है उसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी,
हालांकि यूनानी प्लेटो वगैरह कई उसने मतलब उनके बारे में पढ़ा जरूर था उनके बारे में, पर उसे यूनानी भाषा की जानकारी नहीं थी अधिक। तो आप ये बता सकते हो। ये तीन ऑप्शन आपके यहाँ पे ध्यान से देखना और सही आंसर आपको लगाना है, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार, अल ब्रूनी को कौन ख्वारिज्म से गजनी लेकर आया था? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो ऑप्शन रख देता हूँ, सुल्तान महमूद, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, अब्दुल रजाक, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए महमूद जो था, सुल्तान महमूद, इसके साथ आया था ये, और ये अपने साथ कुछ विद्वानों को लेकर आया था, ठीक है, बंदी बनाकर इनको, ठीक है, इस तरीके से लेकर आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने रख देता हूँ, इब्न बतूता, अल बरूनी, महमूद गजनवी और अब्दुल रज्जाक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो आप सभी जानते हैं कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारा, बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि रिहला किसके द्वारा लिखी गई जो वृतांत है? तो यात्रा वृतांत है ये, और इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता का यात्रा वृतांत के रूप में जाना जाता है रिहला। तो ये 1 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहे हैं कि इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए आज की इस वीडियो के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा पूरी वीडियो से, आप मुझे उसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इब्न बतूता का जन्म कहाँ पे हुआ था? यूनान में, बगदाद में, तंजियर में, इनमें से कोई नहीं। और देखिए जब आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो सबसे पहले अपना नाम लिख देना, आपका जो भी नाम है, उसके बाद फिर अपना आंसर लिख देना जो भी आंसर है, ठीक है। नाम जरूर लिखना क्योंकि कमेंट में जरूर देखूंगा जो जो लिखेंगे इसके आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप मुझे कमेंट में बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और निम्नलिखित में से कौन पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है। तो देखिए ये जो इब्न बतूता था ये बहुत ही हठीला यात्री था, चैप्टर में मैंने बताया है। जो ये यात्री था इसने बहुत जगहों की यात्रा की थी, बहुत सारे देशों की यात्रा की थी, और ये ऐसा मानता था कि जो किताबी ज्ञान है उससे ज़्यादा नॉलेज हमें क्या मिलती है, यात्राओं से। हम जब कहीं पे यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ के सिस्टम को देखते हैं, व्यवस्था को देखते हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, कह रहे हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका आंसर भी देखिए, एक बार ऑप्शन दिखा दूं आपको सारे, फिर देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है महमूद वर्ली, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता और सईदी अली रईस। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इब्न बतूता। और कुछ इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी बाद में, विवाद भी था, वो भी आप चैप्टर में पढ़ोगे, वीडियो को देखोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि इब्न बतूता के चीन के विषय में लिखे यात्रा वृतांत की तुलना किसके यात्रा वृतांत से किया जाता है? ऑप्शन आप देख लीजिए, फ्रांसवा बर्नियर, मार्को पोलो, अल बिरूनी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा मार्को पोलो। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आप ये चीजें याद रखें, ठीक है, इसके यात्रा वृतांत से तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किससे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था? ठीक है, यहाँ पे एक टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे किसे आएगा, यानी निम्नलिखित में से किसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था? ऑप्शन एक बार देख लीजिए, मार्को पोलो, इमरान बल्कि, इब्न जुजाई और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा इब्न जुजाई। इसको रखा गया था श्रुत लेख लिखने के लिए उसके, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांस है। अगर आपके पेपर में डीप क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में से ढूंढ ढूंढ के पूछेंगे आपसे पेपर में, तो याद रखें, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि जेसुइट रॉबर्टो नोबेली ने भारत के ग्रंथों, जो भारतीय ग्रंथ थे, उसका डैश भाषाओं में अनुवाद किया, यानी भारत के जो ग्रंथ थे उसका कौन सी भाषा में अनुवाद किया था जेसुइट रॉबर्टे नोबेली ने? क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये यूरोपीय भाषा के जानकार थे, तो इन्होंने यूरोपीय जो भाषा थी उसमें ही इसका अनुवाद करा था। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दुअर्ते बरबोसा, ठीक है, दुअर्ते बरबोसा एक लेखक थे, ठीक है। अब ये लेखक जो थे वो कौन सी भाषा के थे? यूरोपीय भाषा के थे, या तुर्की भाषा के थे, या फारसी भाषा के थे, ठीक है। तो ये आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो यूरोपीय भाषा थी इसके ये लेखक थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा
ए, ठीक है, यूरोपीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की व्यापारिक स्थितियों में से प्रभावित होकर भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी? कौन था जो भारत की व्यापारिक स्थिति से प्रभावित हुआ था और उसने उसकी तुलना कर दी थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन है फ्रांसवा बर्नियर, जियो बैप्टिस्ट तेवर्नियर, दुआर्ते बरबोसा, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रांसवा बर्नियर जो था वो तो तुलना वो भी करता था, पर वो यूरोप से करता था, यूरोप के देशों से, और भारत को दयनीय बताता था, तो फ्रांसवा बर्नियर इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, दुआर्ते बरबोसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? जियो बैप्टिस्ट तेवर्नियर। थोड़ा नाम आप याद रखिए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये भारत की जो व्यापारिक स्थिति थी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित था, रहा था यहाँ पे, समझा उसने और उसके बारे में लिखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। फ्रांसवा बर्नियर डैश था, क्या था भाई? ऑप्शन में देखिए चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक, इतिहासकार और उपरोक्त सभी। देखिए ये सब कुछ था, उपरोक्त सभी, यानी ये चिकित्सक भी था, ये राजनीतिक भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था, यानी ये सारे ही ऑप्शन आपको यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक था जो अपने लेखन में भारत की तुलना यूरोप से करता था? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, ऑप्शन एक बार देख लें सारे, तो फ्रांसवा बर्नियर था, और तुलना तो करता था लेकिन भारत की स्थिति को हमेशा दयनीय बताता था। समझ गए? इसका कहने का मतलब ये था कि भारत की तुलना यूरोप से कर देता था और कहता था कि भाई यूरोप जो है वो बहुत बेहतर है और भारत की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपको आंसर पता लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहे हैं कि बर्नियर के जो कार्य थे वो फ्रांस में डैश में प्रकाशित हुए थे। कब प्रकाशित हुए थे? तो ये हुए थे 1670-71 में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन। देखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। अल बरूनी को संस्कृतवादी परंपराओं को समझने में किस प्रकार के अवरोध का सामना करना पड़ा था? तो दो तीन तरह के अवरोध थे, जैसे कि भाषा का अवरोध, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। धार्मिक अवस्था, क्योंकि भाई वो जहां से था वहां की धार्मिक अवस्था अलग थी, भारत की अलग है, तो धार्मिक अवस्था भी एक रीजन था, और एक अभिमान। ठीक है, तो ये तीनों ही यहाँ पे रीजन थे, तो ऑप्शन आपका डी जो है वो सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ताराबाद डैश से संबंधित। ताराबाद का मतलब क्या है? क्या ये कोई व्यापार की मंडी को ताराबाद कहा जाता था? नहीं। क्या इबादत गाह को ताराबाद कहा जाता था? नहीं, ये भी गलत है। देखिए पुरुष और महिला गायकों का जो बाजार होता था उसको ताराबाद कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी? एक बार ऑप्शन देख लीजिए, 2 3 4 5, इतने सारे ऑप्शन है। तो देखिए भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी। एक तो थी अश्व डाक व्यवस्था, यानी घोड़े के द्वारा। दूसरी जो थी वो पैदल डाक व्यवस्था। ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, डैश डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था। कौन सी डाक व्यवस्था है जिसको उलूक कहा जाता था? तो देखिए जो अश्व डाक व्यवस्था थी, जो घोड़ों के का इस्तेमाल जिसमें किया जाता था उसको कहा जाता था उलूक। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके लिए। और दूसरी जो थी वो पैदल डाक व्यवस्था थी, आप जानते हैं मैंने आपको बताया था। तो पैदल डाक व्यवस्था जो थी उसमें क्या था कि प्रति मील 3 अवस्थान होते थे जहाँ पे लोग भागते थे और अपने डाक को पहुंचाने के लिए कार्य करते थे। तो इसको क्या कहा जाता था? देखिए उल्लुक यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, उल्लुक तो होगा नहीं, अभी हम उसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे दूसरा इसका आंसर जो है वो है दावा। ठीक है, और आंसर क्या है इसका? 28वें का दावा। तो याद रखें ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29। किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में डच यात्री ने लिखा। अब देखिए बर्नियर वगैरह ने भी लिखा था। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, बर्नियर जो था वो फ्रांसीसी था, यहाँ पे डच यात्री की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को ना एक बार आप ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो। तो अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हो गई है कि दो ऑप्शन जो है आपके, दोनों ऑप्शन एक ही डल गए हैं। ठीक है, टाइपिंग की मिस्टेक है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा पेलसर्ट। ठीक है, ये पेलसर्ट जो था ये डच यात्री था और इसने लिखा था, तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो अब आप जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसके द्वारा लिखा कृति है, किसका ग्रंथ है? तो ये जो था ये फ्रांसवा बर्नियर का था, और इसका लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कैसा था।
भारत की तुलना यूरोप से कर देगा और भारत की स्थिति को बेकार बता देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भूमि पर राजकीय स्वामित्व यानी जो राजा का अधिकार होता था वो राज्य के लिए भी खतरनाक है और वहां के निवासियों के लिए भी खतरनाक है, ऐसा कौन मानता है? 31 देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, फ्रांसुआ बर्नियर और अल बिरूनी। तो ये फ्रांसुआ बर्नियर के विचार थे। तो ये ऐसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसी की स्टेटमेंट दे देंगे आपसे और बोल देंगे भाई बताइए ये किसका विचार है, कौन ऐसा मतलब मानता था या सोचता था। नेक्स्ट है कि प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत डैश ने विकसित किया। ठीक है, बर्नियर ने, मॉन्टेस्क्यू ने, इब्न बतूता ने या इनमें से कोई नहीं। अब आपके लिए आज का ये सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आपको सबसे पहले अपना नेम लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर बर्नियर नहीं होगा, किसी भी हाल में बर्नियर नहीं होगा। इसके बाद अब आपके सामने ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, थोड़ा सा बुक में सर्च कर लें अगर आपको ना मिले तो। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में भारत में जनसंख्या का लगभग 10% भाग नगरों में रहता था। कितना प्रतिशत? 10, 12, 15 या फिर 22? तो देखिए लगभग 15% हिस्सा जो था वो उस समय में नगर में रहता था। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए एक बार, कि मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर किसने कहा है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो ऑप्शन है बर्नियर ने, मॉन्टेस्क्यू ने, इब्न बतूता ने या इनमें से कोई नहीं। देखिए बर्नियर ने कहा था शिविर नगर, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए एक बार, 35वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक डैश नामक धर्म उपदेशक के प्रवचन से प्रसन्न हो गया था, प्रभावित हो गया था और उसने उसे 1 लाख टके मुद्रा दे दी थी और 200 दास दे दिए थे। किससे इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था? ठीक है, तो ये प्रभावित हुआ था नसीरुद्दीन से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे 35 क्वेश्चन मेन। इसमें मैंने आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बताई थी, तो आपके कई सारे यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि इसका ना मिलान करना है आपको। ठीक है, मिलान करना है। अब आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, और एक तरफ है आपके सामने अल बिरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, फ्रांसुआ बर्नियर, ये तो हो जाएंगे आपके सामने नाम। दूसरी तरफ है ये कुछ स्थान दे रखे हैं जो कि आपको इनसे मैच कराने हैं। तो देखिए अगर आपने पढ़ा हो सही से, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसको मैं मैच करा देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से बस देखिए, अल बिरूनी जो था हमने उज्बेकिस्तान, ख्वारिज्म वगैरह पढ़ा था, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। ठीक है, इब्न बतूता जो था मोरक्को पढ़ा था हमने, फ्रांसुआ बर्नियर जो था फ्रांस पढ़ा था, और जो बच गया यानी मार्को पोलो जो बच गया वो इटली हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देख के इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा। एक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं मैच करने वाले। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक बार आप ध्यान से सभी नाम को पढ़ लो, एक तरफ नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो देश है उसका नाम दे रखा है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इसमें सही जो है आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलान क्या करना है, बिल्कुल सीधा सीधा, मैंने बिल्कुल आंसर ही आपके सामने रख दिया। अब्दुल रज्जाक जो था वो समरकंद से संबंधित था। ठीक है, यानी मैंने आपको सीधा आंसर ही दे दिया। अफनासी नाम है निकितिच, अजीब नाम है थोड़ा, आप इसे याद रखें, ये रसिया से संबंधित है। दूरते बरबोसा जो है ये पुर्तगाली है। ठीक है, पुर्तगाल से संबंधित है। महमूद बल्खी जो है, बल्खी आ रहा है नाम में, और बल्ख से संबंधित है। ठीक है, बल्ख से संबंधित है, बल्खी। पीटर मुंडी जो है ये इंग्लैंड से संबंधित है। तो ये बिल्कुल आपके सामने है, इस तरीके से आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37 और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लें। तो लगभग हमने, लगभग अगर हम देखें तो हमने